जय संविधान। जय आज संविधान। फिर मेरे साथ अमिताभ दास साहब हैं, आईपीएस अफसर और पुलिस के बड़े दक्ष अफसर, बड़े निर्भीक होकर बोलने वाले। दास बोले बिंदास इनका एक बहुत पॉपुलर चैनल है, आप लोग उसे भी देखिएगा और बिंदास बात आपको अमिताभ जी का सुनने को मिलेगा। देखिए अमिताभ जी, हम तो उत्तर प्रदेश वाले बहुत ज्यादा पीड़ित ऑलरेडी हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे प्रयागराज के अंदर हमारे शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। सारे सनातन मूल्यों का धता बताते हुए उनके शिष्यों को पीटा जा रहा है। वृंदावन के अंदर जो गोस्वामी लोग हैं, जो भी भगवान कृष्ण की पूजा कराते हैं, उनका अपमान हो रहा है। और बरेली के अंदर एक ब्राह्मण सिटी मजिस्ट्रेट को दुखी होकर उसको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ रहा है कि शंकराचार्य के ऊपर हो रहे अत्याचारों से वो पीड़ित है। उसको 2 घंटे तक डीएम साहब अपने बंगले में कैद करके रखते हैं क्योंकि लखनऊ से किसी का आदेश आया। लेकिन हम सोच रहे थे कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, बिहार में तो सुशासन बाबू का राज है, वहां ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार की खबरें हमको बिहार से मिल रही हैं, अब या तो ये सम्राट चौधरी साहब की कृपा है कि वो अब गृह मंत्री बन गए हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, बुलडोजर पूरी तरह से गरीबों के मकान तोड़ रहा है, बड़े बड़े लोगों पे कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन एक ऐसी घटना घटी है अमिताभ जी, क्योंकि आप पटना में बैठे हैं और पुलिस अधिकारी रहे हैं, आपको मेरे से ज्यादा इसका मामले का ज्ञान होगा। एक नीट की बच्ची के साथ जिस प्रकार का हुआ है काम, वो कांड जो हुआ है वो उसी प्रकार का है जैसे निर्भया के साथ हुआ था। और जैसा सोचना भारत जैसे देश के अंदर एक अभिशाप है, लेकिन बिहार के अंदर एक घटना घटी है। और किस प्रकार का वो कांड हुआ, मेरे को उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि आप पटना में बैठे हैं, आपकी वीडियो मैंने देखी, आपने बड़ी विस्तृत रिपोर्ट उसके बारे में बनाई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सुशासन बाबू के बिहार में उस बच्ची के साथ क्या हुआ और कैसे हुआ और कहां उसे प्रश्रय मिल रहा है। और सुना है आपकी वीडियो में ही आपने बताया कि बहुत बड़े बिहार सरकार के सबसे बड़े व्यक्ति के घर में शायद उसको पनाह मिली है। अब मेरे को नहीं पता है, तो मैंने कहा कि आपसे जानना चाहें और मेरे दर्शक श्रोता भी जानना चाहेंगे कि जैसे निर्भया कांड में पूरे देश के अंदर लोग उठ खड़े हुए थे, मोमबत्तियां लेके आंदोलन हुआ था, और कम से कम उस निर्भया को, उसके भाई को राहुल गांधी ने पायलट बनवा दिया और उसकी मां ने उसको स्वीकार किया। मतलब इस प्रकार से ये जो बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उसके बारे में जरा विस्तृत रूप से अमिताभ जी बताइए। जी सही कहा आपने प्रोफेसर साहब, ये बिहार में ये बहुत बड़ी घटना हुई है और नए साल में हुई है। और देखिए मैं थोड़ा घटना की पृष्ठभूमि बता देता हूँ। देखिए पटना में एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा मोहल्ला है, कंकड़ बाग मोहल्ला। हम लोग बचपन में सुनते थे कि एशिया का सबसे बड़ा मोहल्ला है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। उसी मोहल्ले में एक गर्ल्स हॉस्टल चलता है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल। और वहाँ एक जहानाबाद की लड़की रह के नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। अब 6 जनवरी को वो लड़की अपने कमरे में हॉस्टल में बेहोश पाई जाती है। उसको 2-3 नर्सिंग होम में ले जाते हैं, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सकता है। उसके बाद एक चित्रगुप्त नगर थाना है, उसमें एफआईआर होता है लड़की के पिता के बयान पर। और उसके बाद ऑपरेशन लीपापोती शुरू हो जाती है बिहार पुलिस की। जो एएसपी हैं पटना सदर के, वो कहते हैं कि लड़की ने आत्महत्या की, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, उसने नींद की गोलियां खा के सुसाइड कर लिया। पटना के सीनियर एसपी भी यही बात दोहराते हैं कि लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, उसने नींद की गोलियां खाकर सुसाइड कर लिया। लेकिन उस लड़की के परिजन शुरू से ही कहते हैं कि नहीं, लड़की के साथ रेप हुआ है, गलत हुआ है। वो लोग पटना के कारगिल चौक पर प्रदर्शन करते हैं, उन पर लाठियां चलती है, सब कुछ होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो लड़की के बॉडी को पीएमसीएच में, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बात आती है कि उसमें लिखा जाता है कि सेक्सुअल वायलेंस कैंट बी रूल्ड आउट, मतलब यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो एक तरह से ये रेप की पुष्टि हो जाती है। उसके बाद देखिए पुलिस की बहुत फजीहत हुई कि आप शुरू से कह रहे थे कि सुसाइड है और कुछ जोर जबरदस्ती नहीं है यहाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो उसके बाद सरकार ने उस रिपोर्ट को
पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पटना एम्स में भेज दिया सेकंड ओपिनियन के लिए। हालांकि इसकी कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि अब शव को जलाया जा चुका है। और उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने एक एसआईटी का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, और कहा कि ये एसआईटी जो है ये पटना के आईजी की निगरानी में काम करेगी। उसके बाद एक और अभी 1-2 रोज पहले धमाका हुआ। वो ये हुआ कि 10 जनवरी को लड़की के कपड़े उसके परिवार वालों ने पटना पुलिस को दे दिए थे। पटना पुलिस ने उन कपड़ों को एफएसएल को भेजा। एफएसएल का मतलब होता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जिसको हिंदी में कहते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला। और एफएसएल की रिपोर्ट ये आई कि लड़की के जो अंदर के कपड़े, अंडरगारमेंट्स थे, उस पर पुरुष के शुक्राणु पाए गए हैं, मेल स्पर्म पाया गया है। तो ये एक तरह से मतलब बिल्कुल रेप पर मोहर लग गई एफएसएल की रिपोर्ट से भी। उसके बाद जब सरकार की और फजीहत हुई, तो जैसा सरकार में होता है कि कोई फजीहत सरकार की होती है तो बलि के बकरों को खोजा जाता है, 1-2 निरीह प्राणियों को खोज के उनको रगड़ दिया जाता है। तो 2 दरोगा जी को सीनियर एसपी पटना ने सस्पेंड कर दिया। एक तो जो चित्रगुप्त नगर थाना की एसएचओ थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, और एक कदम कुआं थाना के दरोगा जी को सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद से शुरू से ही ये बात आ रही है कि इसकी जो लीपापोती हो रही है, क्योंकि कई रसूखदार लोग या उनके बेटे लोग इस पूरे कांड में शामिल हैं। और ईमानदारी से जांच हुई तो नीतीश सरकार के आधा दर्जन मंत्री फंस सकते हैं इस पूरे रैकेट में, पूरी सरकार गिर सकती है। इसलिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है कि भाई इस केस की किसी तरह लीपापोती की जाए। और देखिए ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है, क्योंकि देखिए 1-2 महीने पहले ही दैनिक भास्कर जो एक हिंदी अखबार है, उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। और उसमें झारखंड बीजेपी की एक नेता है फूल जोशी, धनबाद की है, उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था। वो उस समय बिहार चुनाव को लेकर बिहार में ही थी, और उसने कहा था कि हम पटना के गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियों को बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंचाते हैं। और उसने तो एक तरह से लड़कियों का रेट भी बता दिया था उसी स्टिंग ऑपरेशन में। तो कायदे से उन बिंदुओं पर भी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन ये सब बिल्कुल नहीं हुआ। और सबसे अजीब बात है कि इतना बड़ा कांड हुआ, ये राष्ट्रीय सुर्खियों में है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, जो पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, उनका एक भी बयान अब तक इस मुद्दे पर नहीं आया है। वो एक समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं, अपना 56 भोग खा रहे हैं, और बिल्कुल संवेदनहीनता की स्थिति है। तो मोटा मोटी यही मामला है, यही मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं जी। अच्छा ये बताइए, जैसे ये तो उसी प्रकार का कांड हो गया जैसे हमारे उत्तराखंड में हुआ अंकिता भंडारी के साथ। एक 19 साल की निरीह बच्ची अपने माता पिता के लिए सहारा बनने के लिए एक हॉलिडे होम में वो जाके बेचारी रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती है। वहां बड़े बड़े नेताओं को लड़कियां, आरोप लगता है कि परोसी जाती हैं। वो स्वाभिमानी लड़की है, पहाड़ी लड़की है, स्वाभिमान, और एक मध्यम वर्ग के परिवार की लड़की उसका विरोध करती है और किस प्रकार से उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद वही लुका छिपी का खेल, वही छिपाने का खेल, और उसके बाद जनता आक्रोशित होती है। लेकिन वो दबाना, जो बड़े बड़े नेता हैं जिनका नाम उसके अंदर आ रहा है, वो प्रधानमंत्री महोदय के बिल्कुल ठीक पीछे चल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर के ठीक पीछे चल रहे हैं। मने कोई शर्म हया नहीं, हमारे सनातन मूल्यों की कोई शर्म हया नहीं, भारतीय सभ्यता संस्कृति के मूल्यों की कोई वो नहीं। अगर पूरा गोदी मीडिया इस मामले में, क्योंकि आपकी वीडियो सुनी तो मुझे पता चला कितना गंभीर मसला है ये। बंगाल के अंदर अगर कोई चीज हो जाए तो पूरा गोदी मीडिया शाम भर उसे डिबेट करता है। उत्तराखंड में हो जाए तो चुप्पी साध के बैठ जाता है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हो जाए, बिहार में हो जाए तो चुप्पी। जहां डबल इंजन की सरकार है, गोदी मीडिया को लकवा मार जाता है। तो देखिए ये जो चीजें हो रही, तमिलनाडु में कुछ हो जाए, तेलंगाना में कुछ हो जाए, पूरा गोदी मीडिया एक ही मुद्दे को उछालता रहता है। भाई अगर भारत के अंदर ये सारे राज्य हैं तो कहीं भी हमारी बेटियों के ऊपर अत्याचार हो, हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार हो, तो सबको मिलकर उसमें सम्मिलित रूप से लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं अमिताभ जी, ये जो मूल्यों का बिल्कुल एक प्रकार से ह्रास हो रहा है, और भैया वो दरोगा लोगों को आपने सस्पेंड कर दिया, जबकि जैसा आपने बताया एएसपी और एसपी ने खुद कहा था
कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, उसने सुसाइड किया था बिना जांच के। क्या एक पुलिस अधिकारी को इस प्रकार के ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए? जांच हो तो पता चले। जहां फंसते हैं वहां कहते हैं पहले जांच हो जाने दीजिए, जांच हो जाने दीजिए। और बिना जांच हुए अगर आप लड़की के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिससे अब सिद्ध हो रहा है, जैसे आपने बताया पोस्टमार्टम में पता चला कि वो रेप का केस था, मर्डर का केस था, उसे अगर आत्महत्या बता रहे हैं, इसका माने लड़की के चरित्र पे आप एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। उसने आत्महत्या की थी नींद की गोलियां खा के। तो ये इस प्रकार का अन्याय हमारी बेटियों के साथ हो रहा है। अमिताभ जी, मैं भी पिता हूं, आप भी पिता होंगे, कि इस प्रकार से हमारे बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ ये कुछ होता है, तो क्या भारतीय मानस का दिल डोलता नहीं है? उनको ये नहीं समझ में आता है किस प्रकार के आज शासन में हम लोग जी रहे हैं, कि बच्चों के साथ होता है, प्रशासन उसको छिपाने का प्रयास करता है, बात को दबाने का प्रयास करता है, इसके बजाय कि पूरा समाज उठ खड़ा हो और बेटियों के सम्मान में खड़ा हो जाए। तो अमिताभ जी, क्या आपके मेरे तो दिल में सिहरन उठती है कि बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ ऐसा जो उत्तराखंड के अंदर हुआ, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये रोज ही होता रहता है, लखीमपुर में, हाथरस में, उन्नाव में। हमारा तो उत्तर प्रदेश इस चीज के लिए बड़ा कुख्यात है, जिसको कहते हैं हमारा राम राज्य आ गया। तो बिहार के अंदर ये होता है, जनमानस में इसका कोई असर नहीं होता। क्या हो गया है मेरे समाज को अमिताभ जी? नहीं, अब मैं क्या कहूँ, देखिए पूरे देश को, पूरे समाज को मतलब मैं कटघरे में रखता हूँ। और इसमें मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगता है एक ही हालात हैं। और देखिए, दो तीन बातें आपने उत्तराखंड की बात की, अंकिता भंडारी की बात की। अब जैसा दर्शकों को जानते होंगे कि अंकिता भंडारी कैसे एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, स्वागत कर्मी का काम करती थी। और वो रिसोर्ट जो था वो भाजपा के एक नेता विनोद आर्या का था, जिसको विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या चलाता था। अब अंकिता भंडारी पर दबाव था कि कोई वीआईपी आ रहे हैं, उनके साथ, उसके साथ उसको एक रात गुजारनी थी और उसके लिए 10,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते। वो स्वाभिमानी थी, उसने अपनी एक सहेली को व्हाट्सएप पर भी लिखा भी कि मैं गरीब हो सकती हूँ लेकिन 10,000 के लिए मैं बेचूंगी नहीं खुद को। उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है, उसकी लाश को फेंक दिया जाता है नहर में। बहुत हंगामा होता है। तब फिर जो होता है एसआईटी बनता है, पुलकित आर्या की गिरफ्तारी होती है। लेकिन अंत तक ये बात नहीं आती है कि किस वीआईपी के साथ सोने का उस पर दबाव था। अब जाकर एक दो महीने पहले एक भाजपा नेता और उनकी वाइफ के ऑडियो वायरल होने के बाद एक नाम उसमें आया, दुष्यंत कुमार गौतम का, जो उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी हैं। और उनका नाम आया तो उसके बाद बहुत हंगामा शुरू हुआ कि सीबीआई जांच हो। पहले तो सरकार बहुत ये रही, मतलब कान में तेल डालकर बैठी रही। लेकिन जब उत्तराखंड के गांव गांव में, पहाड़ों पर मतलब पूरा समाज निकल गया, तब जाके अभी हाल में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। ऐसे सीबीआई से भी कोई हम लोग बहुत उम्मीद नहीं रखे हैं, क्योंकि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने ही पिंजड़े का तोता कहा है। और सीबीआई भी बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव में काम करती है। तो इसलिए सीबीआई से ये उम्मीद नहीं रखें कि वो दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देगी। हाँ, ये बात है कि राज्य पुलिस से वो ज्यादा आजादी से काम करती है, क्योंकि वो भारत सरकार की एजेंसी होती है। अब देखिए, आपने गोदी मीडिया की बात की, तो गोदी मीडिया जैसा उसके नाम से ही स्पष्ट है, वो तो प्रधानमंत्री मोदी के मतलब दलाल वाले चैनलों की चर्चा ये है। अब एनडीटीवी के मालिक अडानी जी हैं, तो क्या आप एनडीटीवी से स्वतंत्र रिपोर्टिंग की आशा करते हैं क्या? आपने सही कहा कि यदि बंगाल में ऐसी घटना हो जाती जहां बीजेपी का शासन नहीं था, तो जो एक जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो हुआ था कलकत्ता में, उसको लेकर कितना मतलब हंगामा मचा। और मचना भी चाहिए था। लेकिन वैसी ही घटनाएं जब उत्तराखंड, यूपी या बिहार में होती है, जैसे आपने यूपी की बात की, यूपी में जो उन्नाव रेप केस हुआ कुलदीप सेंगर वाला, या आप हाथरस हाथरस रेप केस को ले लीजिए, जिसमें आधी रात में लड़की के शव को पुलिस ने जला दिया और एक केरल से पत्रकार उसको कवर करने आए थे, सिद्दीक कप्पन को झूठे मामलों में 2-2.5 साल तक जेल में बंद कर दिया गया। तो ये यूपी के हालात है। और कमोबेश यही हालात बिहार के हैं। अभी देखिए, उत्तराखंड में एक मिनिस्टर रेखा आर्या के पति हैं गिरधारी लाल साहू, उनका 1 महीने पहले बयान बहुत वायरल हुआ था कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं, है ना? और उस पर बहुत हंगामा हुआ कि ये क्या हो रहा है।
लेकिन अब तो देखिए उनकी बात लगता है ये लोग मतलब सही साबित करके मानेंगे। जिस तरह से अभी बिहार में ये हो रहा है और इस पर बिल्कुल एक सन्नाटा छाया हुआ है। गोदी, यदि मैं सच कहूं तो यदि सोशल मीडिया नहीं होता तो ये केस कब का दफन हो चुका रहता, क्योंकि गोदी मीडिया दफनाने के लिए तैयार ही था। और क्योंकि सोशल मीडिया है, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, हम लोगों ने इस केस को मतलब जिंदा रखा है और कहा है कि भाई अब बहुत हुआ, अब इसकी सीबीआई जांच कराओ और अब इसका ये डीएनए प्रोफाइलिंग कराओ, जो शुक्राणु मिले हैं उससे डीएनए निकालो, जो संदिग्ध व्यक्ति है उसके खून का डीएनए लो, दोनों का मिलान करो, यदि मैच हो जाता है। देखिए प्रोफेसर साहब, ये स्थिति देखिए क्या है इस देश में, बहुत मैं दुख से भरा रहता हूं। आजकल लड़कियों की इज्जत भी उनके धर्म और जाति से जोड़ दी गई है। आपको याद होगा 2-4 साल पहले कश्मीर में, जम्मू के पास कठुआ में एक मुस्लिम लड़की का रेप हुआ था। वो कुछ भेड़ वगैरह चराने गई थी, उसको एक मंदिर में जाके रेप किया गया था, फिर हत्या हो गई थी। तो वहां भाजपा वाले तिरंगा यात्रा निकालने लगे थे बलात्कारियों के सपोर्ट में। बताइए तिरंगा झंडा कहां से आ गया रेप में? अरे और चूंकि बिल्किस वो बानो के साथ जो हुआ, अमिताभ जी, बिल्किस बानो के साथ उसकी 3-4 साल की बच्ची को पटक पटक के मार दिया गया, उसके परिवार के लोग मार दिए गए, उसका रेप किया गया और उसके बाद जब उसके अभियुक्त तो छूटे तो उनको गार्लैंडिंग की गई, उनको लड्डू बांटे गए। माने किस प्रकार की हमारी मनोभावना हो गई है। तो अमिताभ जी, अब तो सिहरन उठती है कि भारत की ये सब खबरें अगर विदेश में जाती होंगी तो हमारी क्या सौम्य छवि थी, कितनी ज्यादा खराब हो गई और समाज के अंदर कोई। तो मैं तो खैर, चलिए आज से ये मुझे जानकारी मिली, मैं तो जनता से और आपके दर्शक श्रोताओं से ये निवेदन करता हूं, कृपा करके अगर अपने मन को साफ रखना चाहते हैं और राष्ट्रभक्त बनना चाहते हैं तो गोदी मीडिया देखना बंद कर दीजिए। केवल सोशल मीडिया देखिए, यूट्यूब को देखिए और हमारी खबरों की भी पूरा विश्लेषण कीजिए, विवेचना कीजिए, आंख मूंद के कोई विश्वास मत कीजिए, लेकिन भगवान के लिए गोदी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। जी